आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 22 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। इसराइल का गजा को हांगकांग बनाने का मंसूबा, आखिर क्या है प्लान? इसराइली मिनिस्टर बोला, गजा को फिर से कब्जाना है, अमेरिका है हमारे साथ। गजा को सबने छोड़ दिया अकेला। भूख से 72 घंटे में 21 लोगों की मौत, तमाम मुल्क बस मजम्मत में मसरूफ। सीरिया से लेकर जॉर्डन तक आखिर क्यों हो रहा बद्दू कबीलों पर जुल्म? आखिर क्या है दोनों हुकूमतों का मंसूबा? ईरान ने आवाम को क्यों दी वार्निंग? किस तरह की भर्ती से घबराई हुकूमत? और यूक्रेन का दावा, रूस के अंदर मिलिट्री सप्लाई चेन को बनाया निशाना। रूस ने आखिर कैसे दिया हमले का जवाब? आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप इस वक्त स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरों से जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला। गजा को हांगकांग बनाने की इसराइली साजिश है। 2 लाख इलीगल सेटलमेंट्स बनाने का प्लान है। लाखों फलस्तीनियों की जबरन बेदखली का खौफनाक मंसूबा सामने आया है और खुद इसराइल से आया है। इसराइल ने गजा के नॉर्थ इलाके में, जहां सबसे ज्यादा लड़ाई चली और सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, उस नॉर्थ में 2 लाख से ज्यादा इलीगल सेटलर फ्लैट्स बनाने का प्लान अनाउंस कर दिया है। और ये सिर्फ मकान नहीं बल्कि एक नया गजा बनाने का ब्लूप्रिंट है, जहां सिर्फ यहूदी सेटलर्स रहेंगे। इस प्लान के तहत गजा को एक हाईटेक शहर में बदला जाएगा। फ्री ट्रेड जोन, एआई ट्रांसपोर्ट, लग्जरी बिल्डिंग्स और यहां तक कि समंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड्स तक का प्रोजेक्ट है। ये प्लान गुश कतीफ रेजिडेंस फोरम, रिटर्न एंड विक्ट्री जैसे फार राइट प्रो सेटलमेंट ग्रुप्स ने ड्राफ्ट किया है, जिसका मकसद है गजा को मुकम्मल तौर पर इसराइली कब्जे में लेना। इसराइली पार्लियामेंट के या कैनेसेट के कुछ एक्सट्रीम राइट लीडर्स ने, कट्टरपंथी लीडर्स ने इसे गजा का फ्यूचर बताया है, जहां 8.5 लाख तक यहूदी सेटलर्स को बसाने की तैयारी है। गजा में 22 लाख फलस्तीनियों के गजा में। इस प्लान के तहत गजा के मौजूदा ढांचे को पूरी तरह तबाह करके एक नया ज्यूइश गजा बनाया जाएगा, यहूदी गजा, जबकि असली फलस्तीनियों को या तो जबरन निकाला जाएगा या भूख और जंग के बीच बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, ये वही गजा है जहां आज हर तरफ भूख, मौत और तबाही का मंजर है, और इसराइल अब उसी जख्मी सरजमीन को अपनी नई ड्रीम सिटी में बदलने का ख्वाब देख रहा है। मगर ये सिर्फ ख्वाब है और ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं होती। बढ़ते आगे, इसराइली वजीर ख़जाना यानी कि इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर गजा पर नया बयान दे रहा है। कहा है कि गजा को फिर से कब्जाना है, वहाँ सेटलमेंट्स बनाना है और अमेरिका भी हमारे साथ है। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच का कहना है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम गजा में फिर से सेटलमेंट बनाना शुरू करें। आपको बता दूं, गजा में पहले सेटलमेंट हुआ करते थे जो बाद में हटा दिए गए जब हमास की हुकूमत वहाँ आई। खैर, वो ये कहता है कि हमारे पास एक तारीखी मौका है और हमें वहाँ पर अपने सेटलमेंट बनाने चाहिए। और बस इतना ही नहीं, स्मोट्रिच ने साफ कहा कि हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट की पूरी हिमायत हासिल है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की, ताकि गजा को इसराइल के कंट्रोल में एक तरक्की याफ्ता इलाका बनाया जा सके। इसकी हिमायत हासिल है। इस इंतहा पसंद, इस कट्टरपंथी मिनिस्टर का ये भी कहना है कि एक ऐसा प्लान तैयार है जिसमें गजा के लोगों को उन ममालिक में बसाया जा सकता है जो उन्हें लेने को तैयार हों। यानी गजा के असली मालिकों को बाहर निकाल दो और उनकी ज़मीन पर इसराइली सेटलर्स को, इलीगल सेटलर्स को बसा दो, और इस बार सब कुछ अमेरिका की रजामंदी के साथ। दोस्तों, ये गजा के ऊपर एक और नकबा नाजिल करने का प्लान है, और इस बार तारीखी मौके के नाम पर। तारीखी मौका, गजा में इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी तबाही, इतना कत्ल गारत, सब कुछ मटिया मेट कर दिया, और लग रहा है उन्हें कि अब अपना यहाँ परचम लहरा सकते हैं, गजा को कब्जा सकते हैं। खैर, बढ़ते आगे। गजा में भुखमरी से 72 घंटे में 21 बच्चों की मौत हो गई है। क्या आपने सुना? 72 घंटों में 21 बच्चों की मौत। फिर दोहराऊंगा। गजा सिटी के अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि पिछले सिर्फ 3 दिन में 21 बच्चों की मौत हो गई। वजह भूख और मेलन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। सिर्फ भूख गोली से नहीं। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने वार्निंग दी है कि गजा में जिंदगी की आखिरी डोर भी टूट रही है। गुटेरेस ने कहा कि हर तरफ से मेलन्यूट्रिशन और भुखमरी की रिपोर्ट आ रही है। हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं और लोग मजम्मत कर रहे हैं। चर्चे, जलालत, बगावत, गालियाँ, सब कुछ, यहाँ किसी की नज़र नहीं। एक डॉक्टर ने बताया कि हर लम्हा अस्पतालों में भूख से तड़पते मरीज आ रहे हैं, बच्चों का दम निकल रहा है। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ मौतों की गिनती डरावनी रफ्तार से बढ़ रही है।
दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में सारे मुल्क, सारे ममालिक फेल होते नजर आ रहे हैं। कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बॉर्डर मिल रहे हों, जिसके बॉर्डर नहीं मिल रहे हों, सारे मजम्मत में लगे हैं। बढ़ते हैं आगे। सर, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी ने इसराइल पर जुबानी हमला बोला है। जुबान से करा है, कुछ भी कर सकते हैं। कहा है कि भूख से तड़पते बच्चों को मारने का क्या मिलिट्री जस्टिफिकेशन हो सकता है, क्या मिलिट्री सफाई हो सकती है, जरा बताइए इसराइल वालों। ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी ने गजा में राहत की तलाश में निकले भूखे लोगों पर इसराइल के हमलों की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने कहा, जो लोग मदद लेने जा रहे हैं, उन भूखे और मजबूर लोगों पर हमला करने का क्या मिलिट्री तर्क हो सकता है, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या सफाई है। लैमी ने मासूम बच्चों की मौत को नाकाबिले बर्दाश्त और इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म बताया। ये और बात है कि लैमी का मुल्क ब्रिटेन इसराइल को फाइटर जेट के पुर्जे दे रहा है। वही फाइटर जेट जो इन्हीं फ़लस्तीनी बच्चों पर बम गिराते हैं, जिनके मारे जाने पर डेविड लैमी को दुख हो रहा है, गम हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये दुनिया के दो चेहरे हैं जो दोनों सामने रखने पड़ते हैं। मैं फिर कहता हूँ, मैं जय जय नहीं करता, दोनों तरफ की बात होती है। खबर सीरिया से है। सुवैदा से बदूइन घरानों की जबरी निकासी का खौफ बढ़ गया है। क्या ये वापसी के दरवाजे बंद करने की साजिश है? सीरिया के सुवैदा सूबे से सैकड़ों बदूइन या बद्दू ख़ानदानों को जबरी तौर पर निकाला गया है और हुकूमत इसे भले ही टेम्पररी निकासी कह रही हो कि फिर आ जाना, सावन में आ जाना, भादों में आ जाना, लेकिन ज़मीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और डर है कि ये निकासी फ़िरका वाराना तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकती है। फिर से बद्दू और ड्रूज़ आपस में एक खूनी जंग में मुलव्विस हो सकते हैं। जबरन निकाले गए लोग कहते हैं, यकीन नहीं आता कि शायद हम अपने घर कभी दोबारा लौट सकें। हमने क्या जुर्म किया था? हम लोग तो लड़ाई का हिस्सा भी नहीं हैं। आज सैकड़ों ख़ानदानों के पास रहने की जगह भी नहीं बची है। दोस्तों, मामला सिर्फ एक तबके की जबरी निकासी का नहीं है, बल्कि सीरिया के नक्शे और समाज की बनावट बदलने की कोशिश का भी हो सकता है। और ये ख़तरनाक शुरुआत है जिसमें एक प्रेसिडेंट के तौर पर अहमद अल-शरा और जुलानी की नाकामी साफ झलक रही है। जो बात है वो कहूँगा, कब नहीं कही। जॉर्डन की बात करें। जॉर्डन में भी कुछ कहानी अलग नहीं है, ऐसी ही कहानी चल रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो कहा है, जो रिपोर्ट दी, जरा सुनिएगा और सोचिएगा कि पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए जगहों से कैसे लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है जो हजारों साल से रह रहे होते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि जॉर्डन की हुकूमत ने पेत्रा में आबाद बदूल कबीलों को ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों से निकाल दिया है, वो भी ऐसे इलाके से जहां वो सदियों से रह रहे हैं। पेत्रा बड़ा शानदार पिकनिक स्पॉट है, पत्थरों के बीच, पहाड़ों के बीच बना हुआ। बदूल वो पुराना कबीला है जो पेत्रा के पुरसाजी इलाके में सबसे पहले बसा था, लेकिन अब ये इलाका दुनिया भर के सैलानियों का मरकज़ बन चुका है, तो ज़मीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है जो यहाँ रहते आए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक हुकूमत ने यहाँ पानी की सप्लाई रोक दी है। पानी नहीं होगा तो लोग भाग जाएंगे, प्यासे थोड़े न जिएंगे। सामाजिक भत्ते और तनख्वाहें भी बंद कर दी हैं, कैसे गुजारा होगा? खासकर उन लोगों की जो पेत्रा डेवलपमेंट एंड टूरिज्म अथॉरिटी में काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें बंद हो गई हैं। कुछ लोगों को बिना इल्ज़ाम गिरफ्तार किया गया है और छोड़ने की शर्त ये रखी गई है कि वो पेत्रा को छोड़ दें तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे जबरन बेदखली की मुहिम करार दिया है, जिससे न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि बदूल कबीले की सदियों पुरानी तहजीब भी ख़तरे में पड़ गई है। एक कबीला उस जगह पर रहता है जहां उसके बाप दादा हमेशा से और उससे पहले के लोग रहते आए थे। वही उनकी शिनाख्त होती है, वही उनकी तहजीब। और तहजीब और शिनाख्त जब छीन ली जाए तब बगावत होती है। बगावत तो ईरान में भी है, लेकिन वो बगावत गद्दारी की शक्ल में है, जिससे ईरान होशियार है। दुश्मन एजेंसियों की भर्ती वाली चाल के मद्देनज़र ईरान ने आवाम को होशियार रहने की वार्निंग दी है कि भर्तियां किसकी हैं। ईरान की स्टेट मीडिया के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की IRGC की इंटेलिजेंस यूनिट ने मुल्क की आवाम को दुश्मन एजेंसियों की भर्ती की कोशिशों को लेकर होशियार किया है। ईरान का कहना है कि इसराइल की मोसाद और दूसरी एजेंसियां ईरान के अंदर लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रही हैं। ये सारी कोशिशें उस वक्त से तेज़ हो गईं जबकि इसराइल ने 12 दिन की हवाई जंग में
ईरानी कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया था। सोचिए, साइंटिस्ट और कमांडर्स मारे गए थे सारे। अब ये फिर भर्तियां, और ये कैसे मारे गए थे? सबको अंदर ही रहने वाले एजेंट्स ने मारा था। ईरान की आवाम से अपील है कि किसी भी अजनबी लिंक, ऑफर या कॉल से, फोन से होशियार रहें, क्योंकि ये दुश्मन एजेंसियों की भर्ती के हथियार बन चुके हैं। ईरान से एक और खबर है कि हुकूमत की स्पोक्सपर्सन फातिमा मोहजारानी ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 12 दिन की इस्राएली जंग में कुल 1062 लोग शहीद हुए, जिनमें 786 फौजी शामिल हैं, 276 आम लोग, इनमें भी 102 औरतें और 38 बच्चे शहीद हुए हैं। इसके अलावा 5 नर्सें, 5 पैरामेडिक और 7 इमरजेंसी वर्कर भी मारे गए। फातिमा ने कहा कि हमने इस जंग में 1062 शहीद पेश किए हैं। ये जंग सिर्फ मिलिट्री की नहीं, पूरे मुल्क की जंग थी। ईरान के इस बयान से इशारा मिलता है कि इसराइल के हमले में न सिर्फ मिलिट्री बल्कि आम आवाम को भी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया गया था। बात यूक्रेन और रूस की। 22 जुलाई को यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस पर ड्रोन हमलों की एक नई बौछार की, जिसमें एक अहम टारगेट बना सामरा का वो प्लांट जो रूसी आर्टिलरी और बमों के लिए कच्चा माल बनाता है। हालांकि सामरा के गवर्नर ने यह कहा कि कई ड्रोन एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। गवर्नर ने यह भी कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान भी नहीं हुआ है, ये उनका दावा है। लेकिन इलाके में मोबाइल इंटरनेट कुछ देर के लिए बंद किया गया था ताकि ड्रोन को गिराने में मदद मिल सके। हालांकि यूक्रेन कहता है कि लोग फोटो और वीडियो ना बना लें, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि फॉरवर्ड ना हो जाए। यूक्रेनी अफसरों का दावा है कि ये प्लांट रूस की मिलिट्री सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है और अब यूक्रेनी हमलों की रेंज रूस के अंदरूनी इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। ये थी दुनिया भर की खबरों में कुछ खबरें, सबकी लेना तो मुश्किल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।